गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो अच्छी बात है, बैठ जाओ भाई, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। थोड़ा सा देखो, दो तीन बातें हैं जो आपको जाननी है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि लगभग मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक नए चेहरे हैं। और सबसे अच्छी बात जो जानने की है वो यही है कि यहाँ आना समय से है। पहला पॉइंट, यहाँ क्लास मतलब 7 AM का मतलब 7 AM है, फिक्स है। कि मतलब ये नहीं सोचिएगा कि अन्य संस्थानों की तरह कि सुबह 7 बजे आना है, 7:15 तक चलेंगे, 7:20 तक चलेंगे। एक दूसरी जो बात है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंसी ये रखती है आप लोगों के लिए कि यहाँ आना बहुत आसान है आप लोगों का। जाने के लिए तो फिर आप दिमाग से निकाल दो अपने से, जो भी आपको जो भी क्रियाएं होती हैं सब करके बैठिएगा इधर, क्योंकि इधर ताला बंद हो जाता है, बाहर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। क्योंकि हम लोगों पे जो आरोप लगाया जाता है, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया लेवल की बात कर लेता हूँ इस बारे में। हम पे सबसे बड़ा आरोप यही लगाया जाता है कि जबरदस्ती पढ़ाते हैं बिठा के, बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। और ये चीज अगर आपको देखनी है अच्छे तरीके से कि हमको कितना प्रताड़ित किया जाता है पढ़ाई करने के लिए, वो आपको देखने को मिलेगी मेरी संडे वाली क्लास में। क्योंकि और दिन तो क्या, मैं एक एक घंटे ही पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे छोड़ना पड़ता है क्लास। लेकिन जब हम रविवार के दिन पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि पहला जो ब्रेक है ना, जो विद्यार्थी रोने लगता है वो 6 घंटे बाद रोने लगता है कि सर अब तो जाने दो। बहुत विद्यार्थी हैं जो संडे स्पेशल में लेने तो आते हैं क्लास, दूसरे दिन बोलते हैं सर हम जीवन में नहीं आएंगे इस कोचिंग में, घर से ही पढ़ लेंगे। उसका रीजन 6 घंटे तो नॉर्मल है ये। 6 घंटे तो ये समझ लो कि जैसे कि आप 10 किलोमीटर का रेस करने जाता है ना बच्चा, उसका स्टार्टअप होता है, उस प्रकार से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बात करूं, बैच नंबर 9 एनिमल अटेंडेंट वाले विद्यार्थी जिनके बिल्कुल फ्रेश बैच है, पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें स्कूल लेक्चर जो आपका ग्रेड फर्स्ट का पेपर 1 के लिए पढ़ने आए, उनके लिए बिल्कुल फ्रेश बैच है। यहाँ केवल नया विद्यार्थी होना चाहिए क्लास में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले ही, कि जो कॉमन आपका रहेगा, कॉमन का मतलब देखो सीधी बात है, सबके में जैसे संख्या पद्धति लिखी होती है तो लिखी है। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम रेलवे में अलग पढ़ाओगे, एसएससी में अलग पढ़ाओगे, बैंक में अलग पढ़ाओगे। क्योंकि नंबर सिस्टम का मतलब नंबर सिस्टम ही होता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, और देखो बाकी मेरी कलम में क्या है कैसा है वो आपको अगले 10 मिनट बाद समझ में आएगा अच्छे तरीके से। किसी का कोई भी प्रकार का प्रश्न है, आप चलती क्लास में किसी को परेशान नहीं करेंगे, चाहे मैं हुआ या कोई अन्य अध्यापक हुआ। आप टॉपिक से संबंधित या जो चीज चल रही है उससे संबंधित जो पूछना है आपका, जो जी में आए वो पूछिएगा, कोई मना नहीं करेगा आपसे। लेकिन अगर आपने फालतू का आर्गुमेंट किया तो जितने साधारण से दिखते हैं उतने है भी नहीं, ये भी सोचिएगा। और देखो जितनी भी तुम्हारे दिमाग में प्रश्न चलते हैं ना, वो प्रश्न आपको पूरे करने हैं सुबह 9 बजे वाली क्लास में। पता 9 बजे किसकी क्लास होती है? नहीं पता ना? आज पता चल जाएगा आपको। उसमें पूछेगा जितने प्रश्न पूछने हैं। मैं गारंटी दे रहा भाई साहब, एकदम ऑनलाइन चल रहा है, लाइव बता रहा हूं। किसी में हिम्मत नहीं है उधर तुम क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि तुम फालतू में जो परेशान कर सकते हो वो अन्य अध्यापकों को कर सकते हो। ठीक है। बाकी देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी क्लास। देखो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक तो रहेगी आपकी एनिमल वालों की, और 7 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा आपका ग्रेड फर्स्ट वालों का। और सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक रहेगा आपका सेकंड ग्रेड वालों का। ये शेड्यूल है पूरा आपका। जो विद्यार्थी केवल सेकंड ग्रेड पढ़ने आता है, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, उसकी जो टाइमिंग है वो तो रहेगी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। जो आप पशु पर्चर की तैयारी करने आया वो है आपका 7 बजे से 2 बजे तक। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने आया वो 7 बजे से 3 बजे तक है। देखो ये केवल लिखित रूप में है, क्योंकि ये फिर हमारे दिमाग के ऊपर भी होता है, कभी 5 भी बज जाते हैं किसी दिन, 3 से 5 बज जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं। तो ये फिक्सेशन नहीं है। आप ये सोचिएगा कि नहीं भाई तुमने ही तो कहा था कि सर 12 बजे तक पढ़ाएंगे, अब तुम जबरदस्ती रोक रहे हैं। तो कभी कभी 5 भी बजते, 6 भी बज जाते हैं। तो आप इधर जब आए हैं तो आराम से ये सोच के आओ कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हमें बेहतर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई समस्या? हाँ बिल्कुल, चलिए। देखो आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सोशल मीडिया से, तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपको ये टेलीग्राम जो है ना आपका,
ये आप पहले दिन आए हैं इसलिए बताया जा रहा है, ये ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको जितनी भी क्लासेज, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश कोई, वैसे एक बात बता दूं आपको, इधर छुट्टी नहीं होती है, ये भी अपने दिमाग में सेट रखिएगा, इधर छुट्टी का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई मर जाए, कोई गिर जाए, वो एक अलग बात है, सरकार ही छुट्टी कर दे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, बाकी छुट्टी नहीं होती है इधर। दूसरी बात, आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका रीजन है क्योंकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यही मिलेगी, बाकी नीचे का आपको ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो, अब मैं आप लोगों से दो बातें पूछूंगा, एकदम आपको ईमानदारी से जवाब देना है। ये क्लास यूट्यूब पर होगी क्या? नहीं, हम चंद्रमा पढ़ाने आए हैं। यूट्यूब पे कमेंट कर रहा, पूछ रहा यूट्यूब पे होगी क्लास। ये भारत है भाई साहब, इसमें बहुत प्रकार के प्राणी मिलेंगे, अभी तुम्हें अंदर भी निकलेंगे। देखो, अब पहला दिन है तो हम कुछ कहेंगे नहीं। आप में से ऐसे कितने प्राणी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले कंपटीशन को देखा नहीं है? भाई तुमको इन्होंने बिरादरी से अलग कर दिया क्या? तो फिर इतना डिस्टेंस काहे कवर किए हो तुम? अरे भाई सच अच्छा लगता है भाई साहब। चलो, पहली बार नई बात पता चली कि दूर से अच्छा लगता है। हाँ बताएं, आपने कभी तैयारी नहीं की? बिल्कुल। और किसी ने, मतलब कहीं ना कहीं का घाट घाट का पानी पिया है कहीं ना कहीं से? चलो अच्छी बात है। तो अगले 15 मिनट तक आपको पेन कॉपी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, केवल सीखना है। देखो, संख्या पद्धति का मतलब होता है आपका संख्याओं का ज्ञान, या फिर संख्याओं का समूह। संख्या पद्धति में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा संख्याओं का एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। अब संख्याओं का जो ग्रुप होता है वो मैथमेटिक्स की भाषा में कहलाता है सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहलाता है आपका? सम्मिश्र संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई, पहले ही बता दे रहा, अंग्रेजी बहुत कमजोर है मेरी। जिसकी आती है वो लिख दूंगा, जिसकी नहीं आती है वो नहीं लिखूंगा। तुम में से किसी को आती है मेरे को बताते जाना, तो मेरा स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा सा। अंग्रेजी मीडियम वाले कितने हैं? है कोई आप में से? आप दो। आप अंग्रेजी तो बोले नहीं, इतने दिन से पढ़ रहे हो। अंग्रेजी वाला कभी कभी चटर पटर कर ही लेता है थोड़ा बहुत। चलो अच्छी बात है। अब देखो, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं आपकी दो प्रकार की। एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और एक होती है आपकी अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं इमेजनरी नंबर। अब देखो, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या हम लोगों ने स्कूल में खूब पढ़ी थी, जिसका प्रयोग विद्यालय में खूब अच्छे स्तर पर किया जाता है, लेकिन कंपटीशन में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया जाएगा। केवल किसका किया जाएगा? वास्तविक संख्या का। और वास्तविक संख्या जो है वो भी आपकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आपकी परिमेय संख्या, जिसे कहा जाता है आपका रेशनल नंबर। और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या, जिसे कहा जाता है आपका रेशनल नंबर। एक होती है आपकी परिमेय संख्या जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या का प्रयोग भी आपको पूरी मैथमेटिक्स में कहीं नहीं करना पड़ता, केवल किसका करना है? परिमेय संख्या का। अब परिमेय संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं, तो परिमेय संख्या भी आपको दो रूपों में प्राप्त होती है। एक तो होता है आपका पूर्णांक, और एक होता है आपका भिन्न।
अब देखिए फ्रैक्शन का तो आपको सबको पता है कि मैथमेटिक्स अगर आप जनरली पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक सबको पढ़ना होता है। फ्रैक्शन वाला टॉपिक मैथमेटिक्स में अलग से बना रखा है। और हम बात करें पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो परिमेय संख्या है वो या तो पूरे अंक के रूप में मिल सकती है या वो डिवाइडेशन के रूल में आपको फ्रैक्शन के रूप में मिलेगी। मतलब तीसरे रूप में कभी नहीं मिलेगी आपको परिमेय संख्या। तीसरे रूप का मतलब अब देखिए फ्रैक्शन आपकी माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। पूर्णांक संख्या आपकी माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। मतलब किसी भी प्रकार से मिल सकती है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कैसी है। आपको याद ये रखना है कि या तो वो आपको भिन्न के रूप में मिलेगी या वो आपको किसके रूप में मिलेगी, पूर्णांक के रूप में। अच्छा कैसे मिलेगी, क्या होगी, वो आपको 10 मिनट बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। और जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्णांक होती हैं आपकी। इसके बाद देखिए आता है आपका प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। फिर आता है आपका देखिए भाज्य, इसी का दूसरा नाम होता है आपका यौगिक, और इसी का तीसरा नाम होता है आपका संयुक्त संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका अभाज्य, इसका दूसरा नाम होता है आपका रूढ़, और तीसरा होता है आपका अग्र संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सह अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब देखिए सहभाज्य संख्या भी तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी साधारण सहभाज्य, दूसरी होती है आपकी मिश्रित सहभाज्य, और तीसरी होती है आपकी जुड़वा सहभाज्य। इसके बाद जो नंबर्स आती हैं वो है आपकी देखिए सम संख्या, जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं होती है लेकिन आपको इतनी ही पढ़नी है। ठीक है, दोबारा से बात समझिएगा, ये जितनी भी संख्याएं आपको नीचे दिख रही हैं इन सब का मिला के मिश्रित रूप क्या कहलाता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न अगर दोनों को मिला लिया जाए तो वो बनेगी आपकी परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला लिया जाए तो वो क्या बनेगी आपकी वास्तविक संख्या। और संख्या चाहे वास्तविक हो चाहे आपकी अवास्तविक हो, कहलाती आपकी क्या है, संख्या कहलाती है। और इन सभी का जो कॉमन रूप है वो क्या कहलाता है आपका सम्मिश्र संख्या कहलाता है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, एक बार ये बताइए। अरे थोड़ा बताइएगा, पहला दिन है, थोड़ा बोलो पक्का। किसी किसी क्लास में तुम इतना बोलते हो कि मास्टर बेचारा चुप नहीं कर पाता है, किसी किसी में आपकी आवाज नहीं निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और आपको जो याद रखनी है वो ये है, आपको कितना आता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसको इस गेट से बाहर ही छोड़ के आना, तब तो सीख लोगे, नहीं तो वरना ना सीख पाओगे। कहीं तुम्हारे दिमाग में वही कीड़ा चलता रहा ना कि हमको ऐसा पढ़ाया गया था या ऐसा पढ़ाया जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी आपको। जितना भी तुमको मिक्स करना वो घर जाके करना है। यहां आने से पहले आप सब छोड़ के आओ, माना कि कुछ नहीं आता, मैं सीखने जा रहा हूं, तब तो आप कुछ सीख पाएंगे, वरना जीवन में कुछ नहीं सीख सकते, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप फटाफट नोट कर लीजिए तुरंत प्रभाव से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरी भाषा समझ में आ रही है सबको, ना दिक्कत हो जाए कहीं भाई किसी को। चलिए ग्रेड फर्स्ट वाले कितने हैं, आप थोड़ा ऊंचा खड़ा करो, काट थोड़ी रहे अपन इसको। हाँ अब सही है। और एनुअल अटेंडेंस वाले कितने हैं,
बहुत बढ़िया। बाकी कौन सी ब्रांड है फिर? जीके वाले हैं? जीके वाले गणित में काय बैठ गए आके? फ्री में ही? अन्ना का आदमी भाई साहब एकदम। बनकर ले लो, जितना अच्छा मिल जाए फ्री में फायदा ही है। पलट दें इसको? ये भी थोड़ा सा दुख है मेरी क्लास में। मैं एक ही बार पूछता हूँ, दोबारा पलट ही देता हूँ, फिर मैं थोड़ा तेज तेज लिखना सीखिएगा। पलट दें? चलो। ठीक है, हो गया सबका? चलिए। सीखेगा आप। देखिए, वास्तविक अवास्तविक की जरूरत पड़ती नहीं है। जहां से स्टार्ट होता है वहां से प्रारंभ करते हैं। परिमेय संख्या, खूब सारे प्रश्न आते हैं, कभी कभी कुछ नहीं आता है। अब ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा, आपके पेपर के टाइम पर कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में
लिखा जा सके, लेकिन Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात Q इज नॉट इक्वल क्या रहना चाहिए आपका, 0। मतलब आप P अपॉन Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, लेकिन जो हर है उसमें 0 नहीं आनी चाहिए कभी भी। अगर हर में आपकी 0 आएगी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से ही आपने सीखा होगा कि अगर 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका कोई मान प्राप्त नहीं होता, वो अनिर्धारित संख्या प्राप्त होती है। जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है कि अनंत आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या ही आएगी। भाई अनंत केवल एक सिंबल है जो ये दर्शाता है कि इस लाइन को आप रोक नहीं सकते, न जाने ये कहां तक जाएगी। अनंत कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि बताते हैं कि भाई अगर एक में आपने 0 का डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या होता है, आपका इनफाइनाइट होता है। अब बताओ इनफाइनाइट और अगर मैं लिख दूं इसके आगे अपरिभाषित, दोनों में क्या अंतर है बताओ। और एक नाम और सुना होगा शायद आपने, अगर नहीं सुना है तो आज सुनो। एक और मैं नाम लिख देता हूं जो आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, कुछ चीजें हो सकता है आपको ऐसी मिले जिनको देख के कहीं तुम टेंशन मत आ जाना कि पता नहीं जन कौन सी दुनिया में चले गए अपन। अब ये बताओ, ये जो 3 नाम मैंने जो हिंदी में लिखे, इनमें से कितने नाम है जो तुमने पहले सुने हैं। देखो नहीं आता तो शांत बैठो, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपसे जो 99 लिया गया है वो इसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया कि आपको सिखा के भेजना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि 99 तो गए, क्या दिक्कत आ रही है। मैं इतना बता रहा हूं आपको कि जो आप पहले दिन की क्लास हो गया, आपको 99 तो पहले दिन वसूल हो जाएगा, दूसरे दिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और आपको उस दिन फील होगा कि जो मार्केट में काला धंधा चल रहा है ना, वो बहुत अलग लेवल का है। अब तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि 99 में क्या होता है। तुमको केवल ये देख के जाना है कि यहां कितना मिल सकता है, जो कहीं नहीं मिल सकता उतना यहां मिल सकता है। पहले दिन बहुत लोग तो पता है क्या सोचेंगे, घर बैठ के पढ़ेंगे यार, 3 बजे तक नहीं रुका जाएगा अपने से। क्योंकि हमको पता है जैसे ही हमारा दिमाग अलग होगा तो जो 1-1 घंटे की क्लासें हैं वो फिर 2-2 घंटे की हो जाती हैं, फिर वो 3 बजे की जगह 6 बजे हो जाता है। पहले ऐसे ही हुआ था, फिर कुछ लोग भाग गए थे तो हमने फिर उस टाइम को थोड़ा कम किया, क्या अरे भाग जाएंगे, रोक लिया, फिर 3 बजे तक 2 बजे तक कर दिया था। फिर आप लोगों से परमिशन लेके 3 बजे तक किया है। देखते हैं तुम में से कितने महारथी 3 बजे तक रुकेंगे आज। कुछ लोग जाएंगे सर काम है अब तो जाने दीजिए बस। तो बताओ कितने नाम सुने। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, अनंत जो लिखा हुआ है उसके साथ ऑब्लिक में 3 नाम लिखे हुए हैं, क्या तीनों सही है या नहीं है। रेज योर हैंड्स, कितने लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे कि सर तीनों सही हैं। हाँ थोड़ा बड़ा करिएगा, काट नहीं रहे हम इसको, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा तुम 2 बार उठा दिए, तुम ही बताओ फिर कैसे। सही है ना, जिसने 2 हाथ उठाए उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। बताओ कैसे तीनों एक ही हैं। अच्छा चलो एक और बात बताओ, थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा क्या बीमारी है यार, देख अब जो मुझसे पढ़ा है उसको पता है अच्छी तरह, इसमें और इसमें क्या अंतर है। सही ना एकदम। अच्छा दोनों एक ही है कि अलग अलग है। कितने लोग मानते हैं कि एक ही है। अब खड़े करो हाथ। बहुत बढ़िया, तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट है भाई साहब। अब तुमको हम युगांडा पहुंचाएंगे, ट्रेन बुक करवा देते हैं। देखो ये चिन्ह है, ये तब प्रयोग किया जाता है जब किसी लाइन या किसी गिनती को हम गिन नहीं सकें, जिसका हम कभी अंत नहीं कर सकें। और ये जो हिंदी वाला है ना, ये हर जगह प्रयोग होगा। अभी लिखाएंगे हम कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं। अनंत का मतलब क्या है, जिनकी आप काउंट ही नहीं कर सके। देखो
एक तो लाइन के पीछे लगाते हैं। अब तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि 1 2 3 4 5, ऐसे ही लिखते हैं ना? फिर ऐसे क्यों नहीं लिखते अनंत? भाई जब एक ही है तो कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? सही है ना? अगर ये एक ही होता तो ऊपर वाला लिखे चाहिए लिखे, लेकिन नीचे वाला कभी लिखा देखे हो क्या आज तक के रिकॉर्ड में? अरे ये भी नहीं होता है, ये मास्टरों ने लगाना प्रारंभ किया। नहीं तो आप देखिएगा जब भी आपको लाइन दिखेगी केवल डॉट डॉट दिखेगा, उसके पीछे इनफाइनाइट आपको कभी नहीं दिखेगा। अगर सवाल कहीं जाके रुक रहा है तब आपको अनंत दिखेगा, उससे पहले आपको अनंत इसमें नहीं मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह कि यह लाइन कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता, इसका अंत नहीं हो सकता, ये लाइन बहुत आगे तक जाएगी। भाई जिसे आप रोक नहीं सके वही क्या कहलाता है? आपका अनंत कहलाता है। अब बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो ये आपको समय के साथ अभी पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। सबके समझ में आ रहा है ना? समझाए का थे हम अभी? कुछ नहीं समझा, बस यही पढ़ा रहे थे। तो देखो आगे क्या होगा इसमें, अभी इतना ही नहीं होता ही है। और देखो अनिर्धारित संख्या तो कभी हो ही नहीं सकती। संख्या का मतलब होता है जिसकी आप काउंटिंग कर सकें। अब तुम अनंत की काउंटिंग करके दिखाओ एक बार मेरे को। भाई जिसके पीछे संख्या लिख दिया इसका मतलब कि उसको हम गिन सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अनंत को नहीं कर सकते भाई साहब। इसलिए ये अनिर्धारित मान तो हो सकता है, संख्या नहीं हो सकती है। अब थोड़ा ज्यादा अंदर चला जाएगा। देखो सीजीएल विजिएल पढ़ना तो रात को पढ़िएगा, गणित की क्लास चलती है। हमको कम आता है भाई, देखो हम पहले ही बता दें आपको। हाँ सीजीएल विजिएल का हमको नहीं आता है, वो दूसरे गुरुजी पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिएगा। अब देखो अर्थात ऐसी संख्या या भिन्न, ऐसी संख्या या भिन्न जिसका हर शून्य से बड़ा या छोटा होता है। भाई देखिए अगर पॉजिटिव में है तो बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव का मान है तो छोटा होगा। लेकिन जीरो नहीं हो सकता, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो से छोटा हो सकता है। अब हमने इसको भिन्न क्यों कहा, उसका रीजन समझिए कि देखो p बटा क्यू में लिख सकते हैं हम इस संख्या को, और p बटा क्यू में लिखने का मतलब है देखो p क्या हो गया आपका? अंश हो गया, और q क्या हो गया आपका? और अंश बटा हर में क्या होती है आपकी? तो देखो यहां से एक नई बात और समझ में आई आपको कि प्रत्येक संख्या भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? भाई आप 5 लिखो, 4 लिखो, 23 लिखो, 50 लिखो, 51 लिखो, 55 लिखो, माइनस का 43 लिखो, माइनस का 2 लिखो, माइनस का 13 लिखो, सबके नीचे एक लिख सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है आपकी? भिन्न कहलाती है। कुछ लोग तो देखो ऐसे बैठे जैसे बाबा रामपाल की कथा चल रही है, हाथ पे हाथ रख के बढ़िया, 1 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, प्रसाद मिलेगा फिर है। और बता देता हूं, पहला दिन है इसलिए सब कुछ सुनो तुम लोग। कभी भी किसी से कुछ भी पूछा जा सकता है, और इधर बेइज्जती बहुत खतरनाक रूप में होती है। इधर ही हो जाता, कमरे के अंदर ही हो जाता, जो भी होना है बाहर तक छोड़ा ही नहीं जाएगा। और देखो आप अच्छी तरह जानते हैं, आप नहीं जानते जो पुराने विद्यार्थी हैं, जैसे कि देखो बैच नंबर 2। हाँ भाई जनवरी, बढ़िया हो ना? जनवरी से जुलाई आ गई, तुम पीछा नहीं छोड़ पा रहे हमारा। प्रत्येक बैच ज्वाइन कर लेता भाई साहब। बोला सर खरीद लिया, 99 जो लग रहा है। 10,000 में से अगर मैं 9 बार 99 कम करूं तो 1,000 भी ना हुआ अभी तो अभी 10 नंबर भी चालू होगा, ये फिर ज्वाइन करेगा भाई साहब। बोला मेरे को पढ़ते रहना, पेपर नहीं होगा तब तक। मिक्स ना हो जाए लेकिन ध्यान रखिएगा, मिक्सअप हो जाता है कभी कभी पढ़ाई। अब ये क्या करेगा बन के मेरे पास लिखा रखा है, लिखेंगे नहीं, बस यही खत्म। क्योंकि तुम सब जानते हो अच्छी तरह, इस बार फिर नया मिलेगा। लिखना तो तुमको पड़ेगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम लिखो नहीं। जैसे देखिए अब इसमें क्या होगा आपका, जैसे में देखो 3/4, 7/9, -8, -3, 0, -2/3, -1/9, ये सब क्या है आपकी? परिमेय संख्याएं हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से प्रदर्शित
किया जाता है। और देखो मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से, अभी संडे वाले दिन मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोग्रामर का पेपर हुआ, यही पूछा गया है कि परिमेय संख्याओं को निम्न में से किस गणितीय चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये क्यों गणितीय चिन्ह नहीं होता है, यहीं कृपा अटक गई थी बच्चों की। देखो उसने प्रश्न क्या पूछा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि परिमेय संख्याओं को निम्न में से किस गणितीय चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या हो चाहे कोई सी भी संख्या हो, गणितीय चिन्ह से तो कभी प्रदर्शित होती नहीं है, इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। अब उसके पूछने का तरीका अलग था, लड़के ने रट रखा है कि क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए में क्यू ही लिखा था भाई साहब, 99% बच्चों ने क्यू भरा होगा, बाकी के 3 पढ़े ही नहीं होंगे उसने। तीसरे ऑप्शन में लिखा था कि इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वही आपका राइट आंसर था। इनमें से कोई नहीं तो तब होगा जब ये ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं का मतलब आप समझिए कि इसका मतलब कुछ ना कुछ हो तो सकता है। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है कि इन चारों में नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई सिंबल होता है जिससे हम गणित में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गलत बात है। 100% जब ऐसा प्रश्न आएगा तो लिखा आएगा या तो ज्ञात नहीं कर सकते, या परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या नहीं लिखा जा सकता है, और वही उत्तर क्या होगा आपका, सही होगा। देखो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, अपने राजस्थान में भी होना चाहिए, जिससे बच्चे की टेंशन जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे ही पेपर खत्म होता है, ऑनलाइन होता है एमपी में सारा पेपर, जैसे ही पेपर समाप्त होगा आप लोग इंटर दबाएंगे, तुरंत स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा तुमने टोटल इतने प्रश्न किए हैं, इतने तुम्हारे सही हैं, इतने गलत हैं, अब घर जाओ। कोई झंझट ही नहीं, रिजल्ट का सोचना ही नहीं अपने को कि 3 महीने 2 महीने बाद आएगा। उसको पता है अच्छी तरह कि 100 में से 40 आ रहे हैं, बेटा जिंदगी में पास नहीं होगा, दोबारा पढ़ ले। अभी राजस्थान में पेपर दे के 4 महीने तक घर बैठता है बच्चा, मैं क्या पता कहीं पता चले मेरिट नीचे हो जाए, नंबर आ सकता है। वो डेली बजरंगबली करेगा भाई साहब घर पे, क्या पता आ जाए। और पहले दिन ही पता चल गया कि 100 में से 35 नंबर हैं, फेल है, अच्छा अच्छी तरह पता चल रहा है। तो पढ़ाई करना भाई, क्यों पढ़ाई बंद करो अपनी। या क्या होता है, आप आए, कमरा लिया और पेपर हुआ, सामान पैक किया, गांव, फिर दोबारा भर्ती आएगी फेल होने के बाद, फिर वापस जयपुर। ऐसे ही चल रही है जीवन। उधर उसको पता है कि मेरे को खाली नहीं करना है, क्योंकि 35 नंबर आए भाई साहब, दोबारा पढ़ो, अगला पेपर देना है मेरे को। सही है ना। इस बार ऑनलाइन का पैटर्न आपके राजस्थान में 30 जुलाई के दिन अभी प्रयोग हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। सीबीटी प्लस ओएमआर वो कुछ अलग ही प्रकार है, पूरे इंडिया में पहली बार। क्योंकि देखो जो भी होता है राजस्थान में एकदम अजूबा टाइप का होता है। आपकी स्क्रीन पे सवाल दिखेगा आपको, हाथ में आपको ओएमआर शीट मिलेगी, एक हाथ में पेन पकड़ लो या माउस पकड़ लो, एक ही पकड़ सकते हो। एक बार में या तो माउस पकड़ोगे या पेन पकड़ोगे, तो पहले माउस पकड़ो, पहले सवाल पढ़ो, उसका उत्तर निकालो पेन पकड़ के, फिर दोबारा माउस पकड़ो, फिर पेन पकड़ो, जब गोला भरेगा इतने देर में पेपर खत्म हो जाएगा। सही है ना। भाई तुम लोग ही तो कह रहे थे कि मेरिट ज्यादा ऊंची हो रही राजस्थान में, अभी सरकार ने कहा नीचा कर देते हैं, तो दूसरा प्रोग्राम। अब तुम्हारा पेपर होगा, जब तक पता नहीं क्या करेगी सरकार, क्योंकि दिसंबर बहुत दूर है अभी। सही है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया, उतार लो तो फटाफट अब, क्योंकि यहां से आगे की कहानी बहुत धीरे धीरे नहीं चलने वाली, अब तेज चलेगी, क्योंकि समझ में आ गया तो फिर हो गया काम। भाई साहब ये किस्तों में नहीं आना होता है इधर, बंद कर दीजिए, अब नहीं आने देना किसी को, रोक लेना भारी। अभी सभी बैठ गए, मैं सबको समझा देता हूँ हिंदी में एकदम। 7 बजे का मतलब 7 बजे, लास्ट स्टेज 7:05 पर आपको एंट्री दे सकता हूं मैं, उसके बाद ये ताला बंद हो जाएगा, फिर बाहर वाला बाहर और अंदर वाला अंदर। पहले दिन छूट मिलती है, आपको पता होना चाहिए सरकारी पेपर में छूट नहीं मिलती है, गेट पे रोता ही रहता विद्यार्थी, अब नहीं घुसने दिया जाएगा, उसके पूरे 2 साल की मेहनत मिट्टी में चली जाती है। यही सोच के इधर आओ आप लोग, आपको सब आता है, हमको समझ में आ गया एक ही झटके में।
हो गया? रुक जाएं? अब आप साथ में लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब आप सोचिए कि प्रत्येक संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है। अब P अपॉन Q में लिख ही नहीं सकते तो संख्या तो नहीं हो सकती वो। दूसरी बात, अंडर रूट में आने वाली वह प्रत्येक संख्या जिसका पूर्ण मान नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या होती है। सभी गणितीय प्रतीक चिन्ह अपरिमेय होते हैं। जैसे अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 3, अंडर रूट का 7, अंडर रूट का 27, एच स्टार एंड पाई, ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आपको याद रखनी है यहां से, कि यदि पाई का मान, और पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 दिया है, तो यह परिमेय संख्या होगा। पाई परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, अगर वैल्यू दे रखी है तो वो तो कहलाती है आपकी रेशनल नंबर, और अकेला जो सिंबल है वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को क्यू नोड से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, परिमेय संख्याओं को क्यू से किया जाता है और अपरिमेय को क्यू नोड से किया जाता है। आपकी भाषा में क्यू डैश भी कह देना इसको आप।
जैसे आपको पढ़ने में अच्छा लगे वैसे पढ़ लेना। इतना याद रखना है कि अकेला क्यू होता है तो रेशनल होती है, और क्यू के ऊपर अगर कोई एक बिंदी या कोई डॉट लगा हुआ है वो आपकी रेशनल बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए परिमेय का पूछ लिया तो अपरिमेय का भी पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब तो लिख लिया होगा ना साथ में, पूरा लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए। पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर। देखिए ऋणात्मक, कौमा शून्य एवं धनात्मक संख्याओं का समूह। देखिए ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्याओं को आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं को आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जीरो से इधर भी होती है और जीरो से आगे भी होती है। देखो जो जीरो है आपका वो तो होता है आपका उदासीन पूर्णांक। यदि हम यहां से बढ़ते क्रम में जाते हैं, और बढ़ते क्रम को गणित की भाषा में कहा जाता है आरोही क्रम, तो हमें कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और जब घटते हुए क्रम में जाते हैं, जिसे कहते हैं अवरोही क्रम, तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। दूसरी बात देखिए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो होता है आपका एक। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है एक से, तो सबसे छोटा तो यहां है आपका, लेकिन जब बड़े तक आप जाएंगे तो आपको ये नहीं पता कि लास्ट कहां जाके होगा इसका, तो आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते। उसी प्रकार देखिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। और बात आती है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा
ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। ध्यान ये रखना है आपको कि जब हम पूर्णांक संख्या की श्रेणी में प्लस में जाते हैं, तो जैसे हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो एक जो है वो सबसे छोटा है, बड़े का हमको पता नहीं है। लेकिन जब हम वापस माइनस की तरफ लौटेंगे, तो उल्टा क्रम होता है कि संख्या जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही बड़ा होता है। नेगेटिव में क्या है, पलट जाती हैं चीजें। जितनी छोटी संख्या होगी मान उतना ही ज्यादा होगा, जितनी बड़ी संख्या होगी मान उतना ही क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। मतलब कि अवरोही क्रम या घटते क्रम का मतलब है कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अब बड़े से छोटे की ओर का मतलब है कि सबसे बड़ा तो माइनस का 1 हो गया फिर इधर, और इधर अवरोही क्रम का मतलब है आपका छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो यस या नो, पक्का ना? चलो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? सबका हो गया? अब तुम लिख नहीं रहे, तुम काहे को हाँ ना कर रहे? देखो मैं आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको समझना चाहिए। आपके आस पड़ोस में पुराने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो लगभग पिछले 8 महीने से मेरे साथ कार्यरत ही समझ लो उनको। हाँ, मैं विद्यार्थी समझता नहीं हूँ, मैं कार्यरत समझता हूँ। काम तो तुम भी कर रहे हो ना पढ़ाई का। भाई पढ़ाई भी आप अपने लिए तो काम ही है ना एक तरीके का। तो वो मेरे साथ पिछले 7 महीने से अग्रसर हैं एकदम बढ़िया तरीके से। डेली सुबह 7 बजे आके बैठना पढ़ना। तो उनसे एक बार पूछेगा, अपने को बस पढ़ाई से ही मतलब है। अब आप नहीं लिख रहे ना, अभी कल पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा तुमको। अरे भाई साहब हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, हम आपको, लाइव चल रही है क्लास, खूब सारे बच्चे देख रहे हैं एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, तुमको नहीं, यहाँ तुम कितने भी भयंकर विद्यार्थियों को ले आओगे ना, लिखना तो उसको भी पड़ेगा। उसका रीजन वो तुमको आज समझ में नहीं आएगा, वो कल समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो पहला दिन है इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है। इसमें कुछ धुरंधर बैठे जो तुमसे भी ऊपर थे, जो पहले बोले कहाँ लिखेंगे, जब दूसरे दिन बिल्डोजर चलाना उत्तर प्रदेश, सुने हो ना? ऐसे ही होता है इधर। तो तुमको कल पता चलेगा, आज थोड़ी पता चलेगा। अब देखो, अब कोई उत्तर नहीं बताएगा, यही भाई साहब बताएंगे बस। अब बताओ इनका दोनों का उत्तर। आराम से सोच लो, खूब आधी मिनट बिगाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे पास तो बहुत समय है, पूरा 2 महीना पढ़ाएंगे, और 2 महीने से ज्यादा लगता नहीं है अपने को। बताओ। इसमें ऑप्शन ए, तो इसमें है ऑप्शन बी ये। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कितने लोगों का इसका उत्तर ये है? हाथ खड़ा करो फटाफट, जल्दी, तुरंत प्रभाव से। थोड़ा ऊंचा करो, काट नहीं रहे हम इसको। बहुत अच्छे। अच्छा, इस सवाल में और कुछ उत्तर देना चाहते? बी कौन देना चाह रहा है? ये तो तुम ही बताए थे भाई। अरे हम इसी प्रश्न का पूछ रहे हैं अभी। इसमें किसी का बी, किसी का सी, डी। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको कुछ नहीं आता। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वाले में बी कितने लोगों का उत्तर है? हाथ खड़ा करो। एक। अच्छा, दो। बहुत बढ़िया। अच्छा, ए है किसी का, सी है किसी का, डी है किसी का? हाँ, थोड़ा ऊंचा खड़ा करो। बहुत बढ़िया। और ई किसी का? हाँ हाँ बताओ। तुम लोग जीत गए। इसका उत्तर ये नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा ये। क्योंकि सबसे छोटा जो पूर्णांक होता है वो आपका क्या होता है पता है? बताओ क्या होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब जिन लोगों का ई है ना, बताओ तुम देश चॉइस करो किस में भेजना है तुमको। फ्री सेवा हमारे यहां से। वो एक बार भेज दिया, हम तुमको बार बार थोड़ी भेजेंगे। जानकारी हो जाती है ना देश में जाने के बाद तो। अब उसका कारण सुनिएगा। जिन लोगों ने डी उत्तर दिया था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है एक व्यक्ति? बताइए कारण। तुमको क्या पता ये सबसे छोटा पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव पूछ रहा है? इतना ध्यान रखिएगा, ज्ञात नहीं कर सकते का मतलब यह है कि तुमसे केवल इसने ये पूछा सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। अब पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि कौन सा वाला बताना है, पॉजिटिव बताना है कि नेगेटिव बताना है। भाई धनात्मक बताना है या ऋणात्मक, ये तुमको पता ही नहीं है। भाई आपका प्रश्न पूछने के बाद ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि पूछा कौन सा है उसने, तो तुम जवाब कैसे दे सकते हो? पहले तो ये बताओ। भाई हम तुमसे पूछे तुम्हारा नाम बताओ, देखो मैंने क्लियर पूछा तुम्हारा नाम बताओ, मतलब मैंने ये तो कहा नहीं किसका बताना है। आपका उत्तर सही है, आप बेफिक्र रहो। क्यों आएगा? और इधर इधर मैं लिख दूं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताओ फिर। बेटा अगर यहाँ धनात्मक ऋणात्मक लिखा होगा तो तुम जानते हो केवल हम सबसे छोटा ऋणात्मक ज्ञात नहीं कर सकते, धनात्मक तो हमको पता होता है ना एक होता है, इसलिए जरूरी है लिखना। भाई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आप लोग जानते हैं कि वो एक होता है, लेकिन सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं जानते हम लोग। भाई हम लोग धनात्मक वाले को तो जानते हैं, सबसे छोटे को क्या होता है, एक होता है। ऋणात्मक वाले को नहीं जानते, इसलिए यहां ये लिखना जरूरी है कि वो कौन सा वाला पूछ रहा है। अगर वो धनात्मक लिख देगा तो उत्तर क्या आता है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक नहीं लिखा हुआ है, अगर एक लिखा होता तो उत्तर वही सही होता आपका। और अगर उसने यहां ऋणात्मक लिख दिया तो ज्ञात नहीं कर सकते। यही तो कृपा अटक जाती है। फिर निर्मल बाबा कहते हैं मीठी चटनी से समोसा खाओ कृपा चालू हो जाएगी। अब वो समोसा खिला खिला के जेल चले गए भाई साहब। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ज्ञात नहीं कर सकते क्यों है? क्योंकि यहां उसने डिफाइन नहीं किया आपके लिए कि आपको नेगेटिव निकालना है या आपको पॉजिटिव निकालना है। अगर पॉजिटिव दिया होता तो इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आता वो इनमें से कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनमें नहीं दे रखा, लेकिन धनात्मक सबसे छोटा पूर्णांक तो एक होता है, इसलिए आंसर क्या आता, इनमें से कोई नहीं। और अगर ऋणात्मक लिखेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते। देखो पीछे पढ़ो, यही तो लिखाए हैं कि देखो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका, लेकिन सबसे बड़ा आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है आपका। अब अगर यही प्रश्न में लिखा होता कि सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करो, तो देखो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक आप ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक आपका -1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बता दो।
यहीं कृपा अटक जाएगी। भाषा आपने अगर थोड़ी सी स्लिप की, उत्तर गलत हो जाएगा। फिर उसके उपाय दूसरा कोई होता नहीं है आपके पास। एक ही उपाय होता है कि आपको पेशेंस के साथ, अभी समय है तो पेशेंस के साथ पढ़ना अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ कि सर दिक्कत है हमको। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा कि संख्याओं का जो कॉमन रूप कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है आपकी? दो प्रकार की। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या और एक होती है आपकी अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का प्रयोग किया जाता है, अवास्तविक संख्या का नहीं किया जाता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है आपकी? दो प्रकार की। एक होती है आपकी परिमेय और एक होती है आपकी अपरिमेय। परिमेय संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल जीरो का मतलब है कि आप q का मान जीरो नहीं रख सकते। चाहे तो उसे आप माइनस में रख सकते हैं, चाहे आप उसे प्लस में रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रखना है। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या आपकी भिन्न होती है, तो प्रत्येक संख्या या भिन्न जिसका हर शून्य से बड़ा भी हो सकता है और शून्य से छोटा भी हो सकता है, क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। फिर अपरिमेय में लिखाया था कि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी आपकी गणितीय चिन्ह होते हैं, फाई साई लैम्डा थीटा अल्फा बीटा गामा, वो सब क्या होते हैं? आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अंडर रूट में आने वाली ऐसी संख्या जिसका आप पूर्ण मान नहीं निकाल सकें, जैसे अंडर रूट में 9 लिखा हुआ 3 आता है, अंडर रूट में 4 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट में 16 लिखेंगे 4 आ जाएगा, और वो ऐसे ही फंसाएगा आपको कि निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। वो लिख देगा अंडर रूट का 4, अंडर रूट का 13, अंडर रूट का 21, अंडर रूट का 31, तो अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, वो क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय नहीं कहलाएगी। कई बार वो ऐसे लिखेगा निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी, तो 3 तो ऐसे देगा अंडर रूट में जिनका मान बाहर निकलता है, लेकिन वो ऐसी संख्या देगा जिनका तुमको पूर्ण वर्ग नहीं आता है। हंसना क्या है? अब जैसे उसने लिख दिया अंडर रूट में 2704, अंडर रूट लिख दिया 15,625, अंडर रूट में लिख दिया 9,261, और एक लिख दिया अंडर रूट में 8,000। 8,000 किसी का वर्ग नहीं होता, क्यूब होता है। हाँ ध्यान रखिएगा, यही कृपा अटक जाएगी तुम्हारी। तुमको ऐसा लगेगा 8,000 भी तो होता है, मिस प्रिंट हो गई, सवाल गलत हो गया सरकार से। नहीं भाई साहब, वो ऐसा देगा। अच्छा देखो, 400 वर्ग होता है लेकिन 4,000 नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? 400 होता है, 4,000 नहीं होता है। 1600 होता है, 16,000 नहीं हो सकता। तो वो ऐसे ही जीरो वीरो बढ़ा देगा और ऐसी संख्या देगा कि तुमको देखने में तो ऐसी लगेगी कि ये सब पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन जब आप उसे हल करके बाहर निकालोगे तो पता चलेगा एक ऐसी होगी जिसको हल नहीं कर सकते आप, बाकी 3 को बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राधे राधे। बाकी कहानी अपन कल देखेंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में समझने की है, बाहर नहीं जाना होता है इधर। हाँ, इधर छुट्टी नहीं होती है। अभी सर आएंगे, क्लास चालू हो जाएगी। बाहर जो गया वो बाहर ही रहता फिर। ठीक है, धन्यवाद।